डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, मैं बालाजी मुदल आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक हमें आने वाले एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक है स्टूडेंट। और इसी टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आएंगे उस सब क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। टॉपिक हमारे लिए सीटी और बोर्ड एग्जाम, दोनों एग्जाम को बहुत अच्छी तरह से मार्क्स देने वाला है। तो इसी टॉपिक को हम डिटेल में देखेंगे। नीट एग्जाम में भी इसी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट। तो इन सभी एग्जाम के लिए हम टॉपिक का प्रिपरेशन करेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। देखो स्टूडेंट, जो भी टॉपिक हम देख रहे हैं उसी से हमें सबसे फर्स्ट एक बात याद रखना है। जो आने वाला टॉपिक है वो हमें 5 मार्क्स देने वाला है हमारे बोर्ड एग्जाम में, और 2 क्वेश्चंस देने वाला है हमारे सीटी एग्जाम में। उसके बाद एक क्वेश्चन हमारे नीट एग्जाम में भी ये टॉपिक देने वाला है। तो इसी तरह से टॉपिक का इंपॉर्टेंट थोड़ा ज़्यादा है। टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सिंपल सी बात हमें टॉपिक के अंदर बताइए स्टूडेंट, कौन सी बात है? रिप्रोडक्शन। अभी रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? तो रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है स्टूडेंट, इसी प्रोसेस के अंदर एग वन प्रोड्यूस किया जाता है, और जो एग वन पेरेंट्स के लाइक होता है। मीन्स इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एग वन टू लाइक देयर पेरेंट्स। मीन्स पेरेंट्स के लाइक एक एग वन वहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है, उसे हम रिप्रोडक्शन कहेंगे। अब रिप्रोडक्शन एक इसेंशियल प्रोसेस है स्टूडेंट, जिस प्रोसेस के अंदर स्पेसीज कंटिन्यूएशन चलता है। और स्पेसीज कंटिन्यूएशन चलेगा तो जो पॉपुलेशन है वो भी मेंटेन रहेगी, यानी कि मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ, लाइफ की कंटिन्यूटी भी मेंटेन रह सकती है। तो ये रिप्रोडक्शन के कुछ वहाँ पर बेनिफिट्स होते हैं, कुछ वहाँ पर हमें रिप्रोडक्शन के इंपॉर्टेंस दिखते हैं। उसके बाद रिप्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर हमें पता है जितने भी सारे ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी एनिमल्स है और जितने भी लिविंग बींग्स है, उन सभी की रिप्रोडक्शन मेथड अलग होती है स्टूडेंट। अब वहाँ पर हमें 2 मेथड्स या फिर 2 टाइप्स दिए है रिप्रोडक्शन के। जनरली जो फर्स्ट है उसे हम एसेक्सुअल कहेंगे, और जो अनदर है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इस टॉपिक के अंदर हमें सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन के मेथड को डिस्क्राइब करना है। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इसी टॉपिक के ऊपर, इसी पॉइंट के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टूडेंट। तो एसेक्सुअल मेथड जो है रिप्रोडक्शन की, इसी के अंदर 2 गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। अगर यहाँ पर 2 गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो इसे हम यूनिपैरेंटल रिप्रोडक्शन कहेंगे। यूनिपैरेंटल। अब इसे यूनिपैरेंटल क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसी के अंदर ओनली 1 पैरेंट इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन के लिए। मीन्स नो फ्यूजन ऑफ एनी गैमेट्स, यहाँ पर किसी गैमेट का फ्यूजन नहीं चलता है, और एनी गैमेट का फ्यूजन नहीं चलेगा तो उसी प्रकार के रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कह सकते हैं। अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होने वाली जो भी प्रोजेनी है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है देयर पेरेंट्स से। मीन्स उनके पेरेंट्स से वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है, इसलिए उसी प्रोजेनी को हम क्लोन्स कहते हैं। ये बात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस है। मीन्स जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हो रही है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल है पेरेंट्स से। अगर ये जेनेटिकली आइडेंटिकल है पेरेंट्स से तो उसी प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, और प्रोड्यूस होने वाले प्रोजेनी को क्लोन्स के नाम से हम जानते हैं। अब यहाँ पर सीधा सीधा हमें क्लोन्स की डेफिनेशन दी है। क्या बताया है क्लोन्स के अंदर? क्लोन्स के अंदर सीधा बताया है मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स कॉल्ड क्लोन्स। मीन्स मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल जो भी प्रोजेनिस होते हैं उन्हें हम क्लोन्स के नाम से जानते हैं। तो ये एग्जाम में डेफिनेशन या फिर टर्म पूछने का चांस है। उसके बाद देखो, जो ऑर्गेनिजम्स है स्टूडेंट, तो उन्हीं ऑर्गेनिजम्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर चलता है तो उन्हीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ हमें टाइप्स दिए हैं। तो सबसे फर्स्ट वाला जो टाइप है वो है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में सोचेंगे, जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें स्पायरोगायरा का एग्जांपल दिया है। स्पायरोगायरा के बारे में अगर हम सोचेंगे स्टूडेंट, तो स्पायरोगायरा का जो थ्रेड है वो एक्सीडेंटली ब्रेक होने के बाद स्मॉल फ्रैगमेंट के पीसेस के अंदर हमें दिखाई देता है। और जब ये स्मॉल फ्रैगमेंट के पीसेस के अंदर दिखाई देता है तो सिंपल सी बात है, इतने सारे फ्रैगमेंट से वो न्यू स्पायरोगायरा यहाँ पर खुद की लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसी तरह से इन नए फ्रैगमेंट को हम प्रोजेनी कह सकते हैं, यानी कि यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ गया, और पॉपुलेशन बढ़ गया तो रिप्रोडक्शन भी
हो गया, ये हमारे समझ में आता है। तो इसी प्रकार के रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को हम फ्रैगमेंटेशन कहेंगे। उसके बाद हमें अनदर जो टाइप दिया है वो बडिंग का है। अब बडिंग का मतलब क्या होता है, जो ईस्ट सेल है स्टूडेंट, तो उसी ईस्ट सेल के जो पेरेंट बॉडी है, उसी पेरेंट बॉडी के ऊपर हमें एक छोटी सी आउटग्रोथ दिखाई देती है, और इसी आउटग्रोथ के अंदर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है, और ये आउटग्रोथ बर्ड, इसी नाम से हम उसे जानते हैं। और कुछ दिनों बाद इसी बर्ड को यहाँ से डिटैच होकर खुद की लाइफ स्टार्ट करना होता है। तो इस प्रकार के प्रोसेस को हम बडिंग कहेंगे, और इसके लिए हम एग्जांपल ईस्ट का लेते हैं। ठीक है, अब ईस्ट का एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, देखो सीधा सीधा पेरेंट सेल है जिसे हम मदर सेल कहेंगे, स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप होगी, जेनेटिकल मटेरियल भी उसके अंदर है, उसके बाद हमें चेन दिखती है बर्ड की, और ईच बर्ड लेटर ऑन डेवलप्स इनटू न्यू ईस्ट सेल, फिर बाद में टोटल न्यू ईस्ट सेल वहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। तो ये बडिंग टाइप का रिप्रोडक्शन हो गया। अब उसके बाद अनदर जो टाइप है वो है थर्ड, और जो थर्ड टाइप है उसे हम स्पोर फॉर्मेशन कहेंगे। स्पोर फॉर्मेशन के अंदर हमें क्लैमिडोमोनास दिया है स्टूडेंट, यही क्लैमिडोमोनास जो स्पोर फॉर्मेशन करता है और प्रोड्यूस होने वाले स्पोर ज़ूस्पोर है स्टूडेंट, और इन्हीं ज़ूस्पोर को हम मोटाइल ज़ूस्पोर कहते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास फ्लाजेला होता है, और इसी फ्लाजेला से उन्हीं का लोकोमोशन होता है। मुनि फ्लाजेला की वजह से वो मोटाइल हो सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, इसलिए हम उसे मोटाइल ज़ूस्पोर कहेंगे, और यही ज़ूस्पोर रिस्पॉन्सिबल है क्लैमिडोमोनास के अंदर रिप्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखो ज़ूस्पोर जहाँ प्रोड्यूस होते हैं उसी बॉडी को हम ज़ूस्पोरेंजियम कहेंगे, यानी कि ज़ूस्पोरेंजियम जो है वो ज़ूस्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी है। ठीक है, तो इसी तरह से उसके बाद हमें अनदर टाइप्स भी रिप्रोडक्शन के दिखते हैं, जो अभी यहाँ पर हमें डिटेल में नहीं देखना है। उसके अंदर बाइनरी फिजन है, बाइनरी फिजन के लिए हम अमीबा का एग्जांपल लेते हैं, पैरामीशियम का लेते हैं क्या। उसके बाद कोनिडिया फॉर्मेशन है, जो पेनिसिलिन का एग्जांपल वहाँ पर हमें याद रखना है, और जेमुल फॉर्मेशन जो स्पॉन्जेस के अंदर हम याद रखेंगे। तो इसी प्रकार के अनदर रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। अब ये होने के बाद हमने स्मॉलर यानी कि जो भी लोअर ऑर्गेनिज्म से उन्हीं के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा, लेकिन अभी यहाँ पर हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखना है जो प्लांट्स के अंदर होता है, और प्लांट्स जो मल्टीसेलुलर है इन्हीं के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है स्टूडेंट। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से हम जानते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय वेजिट्स ऑफ प्लांट्स कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगर प्लांट के वेजिट से रिप्रोडक्शन चलता है तो उसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। उसके अंदर हम एग्जांपल लेते हैं, देखो सीधा सीधा डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल है स्टूडेंट, लेकिन प्लांट्स जो रिप्रोड्यूस हो रहा है तो वो रिप्रोड्यूस होने के लिए वेजिटेटिव पार्ट्स का यूज कर रहा है, और वेजिटेटिव पार्ट्स का यूज करने के बाद प्लांट से जो भी प्रोजेनी मिलेंगे वो पेरेंट से आइडेंटिकल मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर भी क्लोन्स मिलते हैं। ठीक है, अब जो प्लांट्स रिप्रोडक्शन प्रोसेस वेजिटेटिव बताते हैं तो ये नेचुरली प्रोसेस उतना पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट। यहाँ पर हमें नॉट ऑकर्स बताया, यानी कि नेचुरली उतना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वहाँ पर आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन चलता है। और आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के लिए या फिर हॉर्टिकल्चर एक्सप्लॉइट के लिए किया जाता है। इसकी वजह से हमें न्यू डिसाइड कैरेक्टर प्रेजेंट रहने वाली स्पेसीज मिल सकती है, तो इसलिए वहाँ पर आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन चलेगा। अब यहाँ पर देखो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें प्लांट का स्टॉक यूज करना है, प्लांट का साइकॉन या फिर अदर पार्ट भी यूज करना है, तो उसके लिए हम कुछ प्रैक्टिसेस देखते हैं। प्रैक्टिसेस के अंदर हमें मेथड्स दिए वाले, सबसे फर्स्ट वाली मेथड जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर दिखाई देती है उसे कटिंग कहेंगे। कटिंग में क्या करना है, स्मॉल पीस of any vegetative part of the plant having a more buds and is used to the propagate, मीन्स प्लांट्स के स्मॉल पीस वहाँ पर कट करना है, जैसा कि स्टेम के पीस रहेंगे या फिर लीफ के रहेंगे या फिर रूट के रहेंगे, उन्हीं के ऊपर बर्ड होना जरूरी है, और यही बर्ड रहने वाले जो भी पार्ट्स है वो हम सीधा सॉइल के अंदर लगा देते हैं या फिर सॉइल के अंदर उनको प्रोपोगेट करते हैं। तो उसी प्रकार के प्रोसेस को हम कटिंग कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हमें वहाँ पर रोज दिया है, बोगेनविलिया दिया है, उसके बाद बोगेनविलिया के बाद हम सैंसफेरिया बता सकते हैं,
रूट कटिंग के लिए हम ब्लैकबेरी बता सकते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल है वहाँ पर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए, और उन्हीं के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कटिंग्स के अंदर इसका। उसके बाद हमें ग्राफ्टिंग दी वाली। ग्राफ्टिंग के अंदर हम एक ही बात याद रखेंगे स्टूडेंट, जो एग्जाम के दौर पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एग्जाम में क्वेश्चन ग्राफ्टिंग के ऊपर साइकॉन या फिर स्टॉक के बारे में पूछा जाता है। अब साइकॉन क्या होता है और स्टॉक क्या होता है। अब देखो हमें ग्राफ्टिंग के अंदर क्या करना है, एक प्लांट हमारा रूटेड है सॉइल के अंदर, और इसी प्लांट के ऊपर हमें दूसरा पार्ट लाके बिठाना है, और जब हम दूसरा पार्ट लाके बिठाते हैं तो उसे हम ग्राफ्ट कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसे हम ग्राफ्ट कर देंगे। तो जो पार्ट रूटेड है उसे स्टॉक कहने का चांस है, या फिर उसे हम स्टॉक कह सकते हैं, और जो बचा हुआ पार्ट है ऊपर वाला उसे हम साइकॉन कहेंगे, जो अदर पार्ट्स प्लांट से हमने यहाँ पर लाके बिठाया है। तो इसी तरह से ग्राफ्टिंग प्रोसेस होती है, और ग्राफ्टिंग प्रोसेस के लिए हमें यहाँ पर एग्जांपल याद रखना है, एप्पल, पीर और रोज, यहाँ पर ग्राफ्टिंग चलती है। अब सिंपल सी बात यहाँ पर बताई है हमें, देखो पार्ट्स ऑफ द टू प्लांट्स आर जॉइंड इन सच अ वे दैट दे ग्रो वन प्लांट्स, मीन दोनों प्लांट्स के पार्ट्स हमें ज्वाइंट करना है, और दोनों प्लांट्स के पार्ट जब ज्वाइंट करते हैं तो यूनिक प्लांट वहां पर डेवलप होते हुए नजर आता है, उनकी डेवलपमेंट यूनिक प्लांट के जैसी चलती है। जो पार्ट हम दूसरे प्लांट का लाकर एक प्लांट के ऊपर बिठाते हैं तो वो लाने वाले पार्ट को हम साइकॉन कहेंगे, और जो प्लांट रूटेड है सॉइल के अंदर उसे हम स्टॉक कहेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सी हमें डायग्राम दी है। डायग्राम के अंदर देखो ये प्लांट रूटेड है स्टूडेंट, इसके रूट है सॉइल के अंदर, यानी कि ये सॉइल के अंदर बैठे वाला पार्ट है, और ये सॉइल के अंदर बैठे वाला पार्ट है, तो इसे हम स्टॉक कहेंगे। और यहाँ पर हमने अदर पार्ट प्लांट का पार्ट लाकर ग्राफ्ट किया है, तो इस पार्ट को साइकॉन कहेंगे। ठीक है, ये सिंपल सी बात वहाँ पर हमें पता चलती है ग्राफ्टिंग के बारे में। उसके बाद मेथड जो दी है वो है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के अंदर देखो क्या है, it is a method by which a small amount of the plant tissue ये बात हमें याद रखना है, is careful growth to give many plant and let's micro propagation method is also used as nowadays। मीन्स जो भी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्लांट का छोटा सा पार्ट ले रहे हैं जिसको हम टिश्यू कहेंगे, और इसी टिश्यू से एंटायर प्लांट बॉडी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये एंटायर प्लांट बॉडी प्रोड्यूस करने के लिए जो टेक्निक है उसे माइक्रो प्रोपेगेशन हम कहेंगे, माइक्रो प्रोपेगेशन। तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, ये वर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में हम जब हायर प्लांट्स के बारे में सोचते हैं। अब इसके बाद का जो पार्ट है स्टूडेंट वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब अनदर जो पार्ट दिया है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट दिया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर 2 गैमेट्स होते हैं और 2 गैमेट्स का वहाँ पर फ्यूजन चलता है, इसलिए हम उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर गैमेट प्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताते हैं, उन्हीं के अंदर हमें डिफरेंट फेजेस दिखते हैं। जो फर्स्ट फेज है उसे हम जुवेनाइल फेज कहेंगे, उसके बाद हमें अनदर फेज मिलती है उसे रिप्रोडक्टिव फेज हम कहते हैं, और रिप्रोडक्टिव फेज के बाद हमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या होती है उसका पता चलता है। अब देखो फ्लावर जो है वो इसेंशियल स्ट्रक्चर है जो रिस्पॉन्सिबल है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए, इसलिए फ्लावर को हम सेक्सुअल यूनिट कहेंगे। इसी फ्लावर्स के पास हमें डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स दिखते हैं, और जब डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स के अंदर हमें कैलिक्स दिखेगा, करोला दिखेगा, एंड्रोशियम दिखेगा, गाइनोशियम दिखेगा, तो उस फ्लावर को हम टिपिकल फ्लावर कहते हैं। एग्जाम में पूछने के चांसेस है टिपिकल फ्लावर हम किसे कहेंगे, जिसके अंदर कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम ऑल टाइप्स ऑफ द ओरल्स होते हैं, उसे हम टिपिकल फ्लावर कह सकते हैं। अब देखो इन्हीं टिपिकल फ्लावर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो चलता है तो उसी के अंदर 2 मेजर स्टेप्स है, 2 मेजर इवेंट्स है। एक जो होती है मियोसिस होती है, दूसरी फ्यूजन ऑफ गैमेट होती है स्टूडेंट। और फ्यूजन ऑफ गैमेट का रिजल्ट है प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट, वहाँ पर जाइगोट प्रोडक्शन चलता है। और जाइगोट प्रोडक्शन चलता है तो वहाँ पर प्रोड्यूस होने वाले जो भी ऑफस्प्रिंग है वो डिसिमिलर है पेरेंट्स से। क्यों डिसिमिलर है? क्योंकि उनका जेनेटिक मटेरियल वो मिक्सअप है। मिक्सअप यानी कि 2 डिफरेंट पेरेंट्स से आने वाला जेनेटिक मटेरियल है, इसलिए वहाँ पर वेरिएशन दिखाई देता है। वेरिएशन दिखाई देता है इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर
वेरिएशन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, वेरिएशन नहीं होता है, उसे हम क्लोन फॉर्मेशन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो ये होने के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्पेसीज सर्वाइव हो सकते हैं, स्पेसीज कंटिन्यूएशन रह सकता है, स्पेसीज की पॉपुलेशन मेंटेन हो सकती है, ये सभी बेनिफिट्स वहाँ पर हमको दिए वाले हैं। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म प्लांट का, जिसके अंदर फ्यूजन ऑफ मेल ऑफ गैमेट एंड फीमेल गैमेट चलता है। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट चलेगा तो उसे फर्टिलाइजेशन हम कहेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होता है, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। ये बेसिक कैरेक्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ठीक है, उसके बाद हमें सीक्वेंशनल फेजेस दिखाई देते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस है, उसके पहले फर्टिलाइजेशन है और उसके पहले प्री फर्टिलाइजेशन, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर याद रखना है। अब यहाँ पर हमें डायग्राम दिए टिपिकल फ्लावर की। इसके अंदर देखो जो ग्रीन कलर का पार्ट है ये थैलेमस है, थैलेमस के बाद यहाँ पर सेपल्स है, यहाँ पर पेटल्स है स्टूडेंट, पेटल के बाद ये फिलामेंट बन गया, फिलामेंट के बाद ये लोब बन गए, सॉरी ये एंथर लोब बन गए, उसे हम एंथर लोब कहेंगे या फिर लोब कहेंगे या फिर एंथर भी कह सकते हैं। उसके बाद ये स्टिग्मा का पार्ट है, देन स्टाइल है स्टूडेंट, और स्टाइल के बाद ओवरी का पार्ट दिया है और देन ओवल्स दिए हैं। तो इसी तरह से टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर हमको दिखता है। इसी फ्लावर को हम सेक्सुअल यूनिट के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हमें सीधी एक डायग्राम दिए हैं और उसी डायग्राम के बेसिस पर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। देखो स्टूडेंट, हमें देखना है फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। मेल रिप्रोडक्टिव होलर जो है पार्ट का उसे हम एंड्रोशियम कहेंगे। अगर वो इंडिविजुअल रहेगा या फिर सिंगल रहेगा तो उसे स्टेमन हम कह सकते हैं। जब ग्रुप में रहेगा तो उसे हम एंड्रोशियम कहेंगे। अब जो टिपिकल या फिर सिंपली जो स्टेमन दिखता है उसके अंदर फिलामेंट होता है, स्ट्रक्चर देखेंगे तो कनेक्टिव का पता चलता है और एंथर भी वहाँ पर प्रेजेंट होता है। इस तरह से फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर इन तीनों पार्ट को हमें वहाँ पर देखना है। अब सिंपल डायग्राम हम यहाँ निकालेंगे। जो डायग्राम हमारी है एंथर और फिलामेंट्स की, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। ठीक है, ये फिलामेंट बन गया, ये एंथर बन गया। अब यहाँ पर जो एंथर का स्ट्रक्चर दिया है स्टूडेंट, तो एंथर का स्ट्रक्चर जो है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर जनरली पैरेन्काइमेटस टिश्यू से बना हुआ है। और पैरेन्काइमेटस टिश्यू से बनता है तो ये सीधा सीधा एंथर जो है वो डाइथिकस है। डाइथिकस यानी कि वहाँ पर हमें दो लोब दिखते हैं, ये फर्स्ट वाला लोब और उसके साथ ये सेकंड वाला लोब। इसी तरह से दो लोब का स्ट्रक्चर वहाँ पर बनता है, इसलिए हम उसे डाइथिकस कहेंगे और ये फिलामेंट है। डाइथिकस रहने वाला स्ट्रक्चर जो स्टूडेंट, तो एक लोब के अंदर हमें दो पोलन सैक दिखते हैं, ये बात हमें याद रखना है। अगर दो पोलन सैक रहेंगे तो दोनों लोब के अंदर हमें 4 पोलन सैक दिखते हैं, 4 पोलन सैक दिखते हैं, तो इसलिए हम उसे टेट्रास्पोरोजिनिएट का स्ट्रक्चर कहेंगे। इसी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ये टेट्रास्पोरोजिनिएट स्ट्रक्चर वहाँ पर मिलता है। उसके बाद जो टेट्रास्पोरोजिनिएट स्ट्रक्चर है उसी के अंदर हमें आर्चिस्पोरियल सेल दिखाई देते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है स्पोर प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो आगे हम देखेंगे। अब देखो यहाँ पर हमें टीएस देखना है एंथर का। टीएस का मतलब क्या होता है? टीएस यानी कि उसका हम ट्रांसफर सेक्शन लेने वाले हैं और उसी ट्रांसफर सेक्शन के बाद हम एंथर की पढ़ाई करेंगे। अब देखो स्टूडेंट, हमारे पास डाइथिकस एंथर है, ये फर्स्ट लोब बन गया इसका, और उसके बाद ये जो है ये अनदर लोब बन गया। तो इसी तरह से डाइथिकस एंथर है, इसका हम इस तरह से सेक्शन लेने वाले हैं। सेक्शन लेने के बाद हमें यहाँ पर एंथर्स के पास कितने स्ट्रक्चर और ऐसे स्ट्रक्चर मिलते हैं वो पता चलते हैं। अब देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, एंथर जो है वो स्पोरोजेनियस टिश्यू और स्पोरोजेनियस सेल को स्टोर करते हैं और उसकी वजह से स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। जो प्रोड्यूस होने वाले स्पोर है वो माइक्रोस्पोर है और उन्हीं के लिए हमें टेट्राएड दिखाई देता है। ठीक है, अब यहाँ पर एंथर के अगर वॉल के बारे में हम देखेंगे स्ट्रक्चरली, तो वॉल्स के अंदर हमें 4 लेयर दिखाई देते हैं। सबसे फर्स्ट वाला एपिडर्म होता है जो आउटर मोस्ट है और ट्यूबुलर फ्लैटेंड सेल से बना हुआ है। उसके बाद एंडोथेलियम है जो सब एपिडर्मियल लेयर से बना है और सब एपिडर्मियल लेयर से बनने की वजह से वो इलोंगेटेड भी है स्टूडेंट, और थिक फाइबरिंग उसके पास है और फाइबरस नेचर भी है। उसके बाद एंडोथेलियम लेयर दिखाई देता है जो सेकंड और मिडल लेयर है।
तो वो 1 to 2 सेल्स का बना हुआ है। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है सीईटी के बारे में। उसके बाद हमें अनदर लेयर दिया है, वो है टैपेटम। टैपेटम का बेसिक वर्क है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, यानी कि ये न्यूट्रिटिव है और यही लेयर एंथर वॉल को इंक्लोज करते हैं और वहाँ पर स्पोरोजिनियस टिश्यू होते हैं। स्पोरोजिनियस टिश्यू को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का टैपेटम का बेसिक वर्क है। उसके बाद डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। अब डायग्राम में देखो जो इपिडर्म दिया है, ये इपिडर्म आउटर मोस्ट है, अभी हमने इसके बारे में बताया। आउटर मोस्ट के बाद सीधा सीधा है प्रोटेक्टिव नेचर है इसका। प्रोटेक्टिव नेचर के बाद यहाँ पर हमें सेकंड लेयर दिखाई देता है, वो है इस तरह से हमने यहाँ लिखा है इंडोथीसियम। इंडोथीसियम जो है इनर लेयर है, उसके अंदर चलता है टैपेटम लेयर। जो टैपेटम लेयर है वो न्यूट्रिटिव है और न्यूट्रिटिव लेयर के बाद हमें स्पोरोजिनियस टिश्यू दिखाई देते हैं जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मिडल लेयर 1 to 2 लेयर्स का है, जहाँ पर 1 to 2 लेयर्स ऑफ द सेल्स है। यहाँ पर पूरी तरह से हम पैरेंकाइमेटस सेल्स दिखाई देते हैं। ठीक है, और ये जो पार्ट है यहाँ पर स्टराइल टिश्यू होते हैं, इसलिए उसे हम कनेक्टिव्स कहते हैं स्टूडेंट। ये एग्जाम में पूछने का चांस है, यहाँ पर स्टराइल टिश्यू होते हैं। तो डायग्राम हमें 4 मार्क्स के डायग्राम हमें 3 मार्क्स के लिए पूछने के चांसेस है, ड्रॉ नेट लेबल डायग्राम। उसके बाद इसके ऊपर हमें 4 मार्क्स के लिए एक्सप्लेनेटिव क्वेश्चन भी आता है, तो ये बात हम यहाँ पर याद रखेंगे। शॉर्ट नोट के लिए हमें यहाँ पर डिविजन्स ऑफ द एंथर बताना है। ठीक है, अब देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस हम देखेंगे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस मतलब क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब वहाँ पर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर। एक प्रोसेस है जहाँ पर माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस किए जाते हैं और माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसे हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहेंगे। माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करने के लिए हमें माइक्रोस्पोर मदर सेल की जरूरत होती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल मेयोटिक डिवीजन बताते हैं और उसके बाद हैप्लॉइड पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं। ये सिंपल सी बात वहाँ पर हमें याद रखना है। क्या याद रखना है? जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये मेयोटिक डिवीजन बताएंगे और सीधा सीधा हमें वहाँ पर 4 हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हुए नजर आते हैं, तो उसके हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कह सकते हैं। माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट? माइक्रोस्पोर का जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल है, जैसा यहाँ पर बताया है। माइक्रोस्पोर का जो वॉल है, आउटर वॉल, उसे हम स्पोरोडर्म कहेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक डायग्राम निकालेंगे और डायग्राम निकालने के बाद सीधी बात हम बता देते हैं। अब यहाँ पर देखो ये सिंपल से डायग्राम दी है। अब ये डायग्राम जो है, तो ये दोनों लेयर को हम स्पोरोडर्म कहते हैं। स्पोरोडर्म के अंदर फर्स्ट लेयर है जिसे एक्साइन हम कहेंगे। जो एक्साइन स्पोरोपोलेनियन से बना है, जो स्पोरोपोलेनियन रेजिस्ट करता है टू केमिकल्स को रेजिस्ट करता है। और उसके ऊपर हमें यहाँ पर जर्म पोर्स दिखाई दे रही है, ये जर्म पोर्स है। सेकेंड वॉल जो है वो एंटाइन है। एंटाइन सेलुलोज और पेक्टिन से बनी हुई है, अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस दिखाई देता है। तो इस तरह से माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर सिंपल सी बात हमें बताइए, क्या बताया? देखो, जो पोलन ग्रेन है वो नॉन मोटाइल है, उसके बाद हैप्लॉइड है, यूनिसेलुलर है, सिंगल न्यूक्लियस उसके अंदर प्रेजेंट है। सराउंड में जो वॉल है उसे स्पोरोडर्म हम कहेंगे। आउटर वॉल एक्साइन रहेगी, थिक रहेगी। उसके बाद नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड से बनी हुई है, उसे हम स्पोरोपोलेनियन कह सकते हैं। स्पोरोपोलेनियन जो रेजिस्ट करता है केमिकल्स को, जो हमें यहाँ पर दिया है। ठीक है, उसके बाद एक्साइन स्टूडेंट जर्म पोर्स भी बताती है और जर्म पोर्स के बाद हमें सेकेंड वॉल दिखती है जिसे हम एंटाइन कहेंगे। एंटाइन्स जो है वो सेलुलोज और पेक्टिन से बनी हुई है। जर्म पोर्स से पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है, वो हम थोड़ी देर के बाद देखने वाले हैं। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। अब मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट कैसे चलती है? मेल गैमेटोफाइट यानी कि जो पोलन ग्रेन है उससे न्यूक्लिएटेड बॉडी के अंदर कन्वर्ट होना होता है। पोलन ग्रेन जो है वो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन बताएगा। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होने के बाद वहाँ पर हमें 2 सेल्स दिखते हैं, एक वेजिटेटिव और दूसरी जनरेटिव सेल्स दिखाई देती है। अब दोनों सेल्स अगर दिखते हैं तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट, यहाँ पर देखो वेजिटेटिव सेल जो है वो वेजिटेटिव सेल लार्ज है,
जनरेटिव सेल जो है वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करती है। यहाँ पर फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हो गया, 2 सेल प्रोड्यूस हो गए, उसके बाद हमें और एक डिवीजन दिखाई देता है। वहाँ पर जनरेटिव सेल्स के 2 सेल्स दिखाई देते हैं यहाँ पर, और इन दोनों सेल्स को हम मेल गैमेट कहेंगे। बाद में हमें 2 मेल गैमेट दिखाई देते हैं, और ये दोनों मेल गैमेट को पोलन ट्यूब के अंदर जब पास किया जाता है तो ये पूरा स्ट्रक्चर मेल गैमेटोफाइट का बनता है। ठीक है, उसके बाद सिंपल सी बात यहाँ पर हमें दी है, जो भी स्ट्रक्चर दिया है हमें पोलन ग्रेन्स का, तो उसी स्ट्रक्चर के अंदर हम स्पोरोडर्म को याद रखेंगे, स्पोरोपोलिनियन को याद रखेंगे, एक्साइन एंटाइन को और चर्मपोर को याद रखेंगे। सिंपल, वहाँ पर इतने बातें हमें यहाँ पर याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के चांसेस है स्टूडेंट, मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके डायग्राम्स क्या है, ये हमें बताना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की तरफ। उस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम गाइनोशियम कहेंगे, और स्पिस्टिल भी कह सकते हैं, इंडिविजुअल उसको हम कार्पेल कहेंगे या फिर मेगास्पोरोफिल कहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर कार्पेल्स फ्री रहेंगे स्टूडेंट तो उसे हम एपोकार्पस कहेंगे। एग्जांपल माइके लिया है, ये हमें सीटी के लिए याद रखना है। उसके बाद अगर जितने भी कार्पेल्स है वो अगर फ्यूज है तो उन्हें हम सिन कार्पस कहेंगे, और ये सिन कार्पस फ्यूज होते हैं। एग्जांपल ब्रिंजाल याद रखना हमें बहुत जरूरी है। टिपिकल कार्पल अगर हम देखेंगे तो उन टिपिकल कार्पेल्स के अंदर हमें 3 पार्ट दिखते हैं। फर्स्ट वाला स्टिग्मा, सेकंड स्टाइल, और उसके बाद ओरी। और उसके लिए एग्जांपल हमें दिया है बहुत सारे फ्लावर्स का, जिस फ्लावर्स के अंदर हम ब्रिंजाल का एग्जांपल भी ले सकते हैं, रोज का भी ले सकते हैं, चाइना रोज का भी ले सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ ओवल्स जो है वो ओरी के अंदर अलग अलग होते हैं, जैसे कि पैडी के अंदर अलग होते हैं, वीट के अंदर अलग होते हैं, मैंगो जो है यूनिन्यूक्लिएटेड है, सॉरी यूनिओवुलेटेड है, और अदर जो लेडी फिंगर टोमेटोज है वो मल्टी ओवुलेटेड स्ट्रक्चर है, या फिर मल्टी ओवुलेटेड पार्ट वहां पर हमें दिखाई देता है कार्पेल का। उसके बाद देखो, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल हमें देखना है, लेकिन हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल ये बताना बहुत जरूरी है। एनाट्रोपस ओव्यूल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? एनाट्रोपस ओव्यूल यानी कि इन्वर्टेड ओव्यूल होता है जो उल्टा होता है, तो उसी ओव्यूल के अंदर प्लेसेंटा का पार्ट होता है। उसके बाद फ्यूनिकल है जिसे हम स्टाक कहेंगे, हिलम है जो बॉडी और स्टाक को ज्वाइंट करता है, और जो ओव्यूल इन्वर्टेड है इसलिए उसे हम एनाट्रोपस कहेंगे। ओव्यूल के अंदर हमें न्यूसेलस इंटेगुमेंट्स दिखाई देते हैं, माइक्रोपाइला और एम्ब्रियो दिखाई देता है। अब देखो यहाँ पर डायग्राम दी है, डायग्राम के अंदर जो पार्ट ओवरी का है वहां पर ज्वाइंट है सीधा प्लासेंटा। जहां पर ज्वाइंट है स्टूडेंट, ओवरी के डिफरेंट टाइप के टिश्यूज है जो टिश्यू ज्वाइंट्स करते हैं फ्यूनिकल को, और जहाँ फ्यूनिकल ज्वाइंट होता है ओवरी से उसी एरिया को हम प्लेसेंटा कहेंगे। प्लेसेंटा को फ्यूनिकल ज्वाइंट है तो फ्यूनिकल स्टाक है, और यही स्टाक सीधा बॉडी को यहाँ पर कनेक्ट करता है, इसलिए वो हिलम का एरिया बन गया। उसके बाद हमें 2 इंटेगुमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, एक वाला ये रहेगा, एक वाला दूसरा ये रहेगा, तो दोनों इंटेगुमेंट्स रहने की वजह से हम इसे बायोटेजमिक कहेंगे। ये बायोटेजमिक स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर देखो, लोअर के साइड को यहाँ पर छोटी सी ओपनिंग दिखती है जो माइक्रोपाइल है। उसके बाद इसके अपोज में हमें चलाइजा दिखता है, और जिस ओव्यूल का चलाइजा अपवर्ड साइड को होता है और माइक्रोपाइल डाउनवर्ड साइड को होता है उसे हम एनाट्रोपस ओव्यूल कहेंगे, और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। अंदर के साइड में हमें न्यूसेलस यानी कि न्यूट्रिटिव टिश्यू दिखाई देते हैं। उसके बाद अंदर वाला एम्ब्रियो सैक है ये पूरा। इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर सेकेंडरी न्यूक्लियस, एंटीपोडल न्यूट्रिटिव सेल्स है एम्ब्रियो, उसके बाद सिनर्जिड सेल्स है और एग सेल्स है। सिनर्जिड सेल्स और एग सेल्स, इन तीनों को मिलकर हम एग एपैरेटस कहेंगे, एग एपैरेटस। ठीक है, तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर एनाटॉमस ओव्यूल का होगा। एग्जाम में ड्रॉ लेबल डायग्राम हमें 3 मार्क के लिए आने का चांस है। उसके बाद इसी के ऊपर हमें एक्सप्लेनेटिव क्वेश्चन भी आता है 4 मार्क के लिए। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब देखो, हमें डेवलपमेंट देखना है फीमेल गैमेटोफाइट की। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, ये पार्ट हमें वहां पर देखना है। तो ये डेवलपमेंट हमें देखना है। इसके अंदर देखो, मेगास्पोर मदर सेल है जिसे एमएमसी कहेंगे हम। इसी का फर्स्ट मियोसिस होता है जिसके अंदर हमें 4 डिफरेंट सेल्स प्रोड्यूस हुए हुए नजर आते हैं। इनमें से ऊपर के तीनों सेल डीजनरेट होते हैं स्टूडेंट,
और तीनों डिजेनरेट होने से बची हुई जो सेल है वो फंक्शनल रहेगी और उसी से हमें बिगर स्ट्रक्चर मिलता है। बिगर स्ट्रक्चर मिलने के बाद वहाँ पर एक न्यूक्लियस है और फर्स्ट मियोसिस मिलकर हमें वहाँ पर दो न्यूक्लियस दिखाई देते हैं। दो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहने वाले स्ट्रक्चर के साथ हमें अनदर मियोसिस दिखता है जहाँ पर 4 न्यूक्लियस दिखाई देते हैं। उसके बाद थर्ड न्यूक्लियस प्रोड्यूस होता है और फाइनली इतने सारे न्यूक्लियस बनने के बाद इन्हीं की अरेंजमेंट चलती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एंटीपोडल सेल्स है, एक apparatus है और अंदर के साइड पर दो पोलर न्यूक्लिया है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और जो सेल है वो 7 है। 7 यानी कि हम उसे काउंट करेंगे, देखो ये फर्स्ट सेल बन गई, ये सेकंड सेल बन गई, ये थर्ड सेल बन गई, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, 7 सेल है, 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है जो एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमें वहां पर दिखता है। उसके बाद सिंपल सी बात है स्टूडेंट, मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस हमें देखना है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर, उसे हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहेंगे। जो अभी ऊपर की तरफ हमने डायग्राम देखी है उसी डायग्राम के बेसिस पर ये पॉइंट हमें कंप्लीट करना है। अब देखो इट इज